मेरा नाम दिव्यांग शर्मा है और मैं झुंझुनू राजस्थान से हूँ। इस साल मैंने नीट क्वालिफाई किया है और 2022 में मेरा स्कोर 625 रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस दिव्यांग, आपने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है और पहले अटेम्प्ट में निकालना और इतने से कम ड्यूरेशन में, ठीक है। वैसे लेकिन आपने नीट के लिए कब डिसाइड किया था? क्या आपने पहले से 11th-12th से ऐसा कुछ प्लान कर रखा था कि मुझे नीट करना है, या ये लेटर ऑन जाके आपका डिसीजन बना कि हाँ नीट करना चाहिए? नहीं मैम, मैंने पहले से डिसाइड नहीं किया था कि मेरे को नीट करना है। दरअसल मैंने 11th-12th गवर्नमेंट स्कूल से की थी, तो उसके अंदर जैसे मेरी एल्डर सिस्टर ने बायोलॉजी ली तो मैंने भी वही प्रेफर किया कि उसके बाद में बीएससी करेंगे। तो इसके लिए 11th-12th तो वैसे मेरी कमज़ोर रह गई थी और गवर्नमेंट स्कूल के अंदर ऐसी पढ़ाई भी नहीं हो पाती जिससे आप नीट क्वालिफाई कर लो। उसके बाद में मैंने बीएससी के अंदर एडमिशन ले लिया था। तो बीएससी के बाद में मिड के अंदर आके मैंने बीएससी में जब कोविड का टाइम आ गया था तब मेरे को लगा कि बीएससी के अंदर अब स्कोप नहीं है कि इसके आगे। तो मेरे बड़े पापा ने बताया कि ये नीट की एग्ज़ाम भी होती है, इसके लिए अप्लाई करके देखो। तो उन्होंने मेरे को एक क्रैश कोर्स ज्वाइन करवाया था। तो कॉन्फिडेंस तो आ गया था कि हाँ नीट क्रैक तो कर लेंगे, लेकिन कोई अच्छी गाइडेंस मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा हो। अच्छा दिव्यांग, तो आपको एरीज के बारे में फिर कैसे पता चला? पहले हमने डिसाइड किया था कि नीट की जो कोचिंग है मैं ऑनलाइन ही करूँगा घर से ही, लेकिन फिर न्यूज़पेपर के थ्रू हमें पता लगा जब मेरे बड़े पापा ने मेरे को बोला कि यहाँ पे फ़ीस जो है वो सिलेक्शन के बाद में है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि कुछ तो है कि सिलेक्शन के बाद में फ़ीस ले रहे हैं, तो तू जाके देख क्या कोचिंग को। तो फिर मैं यहाँ पे आया, देखा सारी चीज़ें। ओके, तो जब आपको पता चला कि ऐसा कोचिंग है जो फीस सिलेक्शन होने के बाद ले रहा है, तो आपको डाउट नहीं हुआ? क्या एक बार में पहली बार में आपको ट्रस्ट हो गया था? और कई बार कुछ लोगों का ये भी होता है कि फ़ीस नहीं ले रहे हैं, कैसी फैकल्टीज़ दिए होंगे, अच्छी फैकल्टीज़ नहीं होंगी। को यहाँ ज्वाइन करने के बाद फिर आपको कैसे लगा? ज्वाइन करने के बाद में यहाँ पे आके मैंने देखा कि फैकल्टी वगैरह कैसी है, मतलब जितनी मैंने उम्मीद की थी उससे तो काफ़ी अच्छी फैकल्टी थी। तभी कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ इस बार नीट क्रैक कर देंगे। तो उसके बाद में मैंने दूसरी बात ये कि मैं यहाँ पे आया ही नवंबर के एंड में था, तो उसकी वजह से मतलब इतना सारा सिलेबस, वो भी 2 साल का। मतलब मैंने 11th-12th भी वैसे भी गवर्नमेंट स्कूल से किए, तो बेस भी मेरा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो फैकल्टी का तो बहुत बड़ा रोल रहा है उस सारे सिलेबस को कवर करने के लिए। तो फैकल्टी तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छी है। तो एरीज गुरुकुलम के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? लाइक कैसे आपको सपोर्ट मिला? सिस्टम, एनवायरनमेंट, सब कुछ ओवरऑल आपको कैसे लगा कि मतलब हाँ यहाँ से आपको सिलेक्शन हो पाया है? क्या सपोर्ट और क्या कंट्रीब्यूशन रहा है एरीज गुरुकुलम का आपके सक्सेस? मेन चीज़ जो होती है वो होती है पर्सनल केयर। तो यहाँ पे पर्सनल केयर मिल जाती है, मतलब बैच स्ट्रेंथ जो है वो इतनी नहीं है, तो इसकी वजह से टीचर्स आप पे पर्सनली ध्यान दे पाता है। तो और दूसरा पीसफुल इन्वायरमेंट है, और जयपुर जैसी सिटी में इतना एकांत मतलब पढ़ाई के लिए बेस्ट है। तीसरा यहाँ पे टाइम जो होता है, मतलब आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। नीट के अंदर आपको टाइम देना पड़ेगा पढ़ाई के लिए, तो कम से कम आपको वेस्ट करना है टाइम। तो ये रेजिडेंस के तो मतलब यहाँ पे हॉस्टल, मेस, ये सब मतलब साथ में ही, तो आपका जो टाइम होता है वो बच जाता है काफ़ी टाइम। इसकी वजह से आप पढ़ाई के लिए दे पाते हैं। और टीचर जो होते हैं वो आपको मोटिवेट करते रहते हैं, मतलब जैसे कई बार मेरे साथ भी हुआ, डिमोलाइज होता है, हर बच्चा होता है, तो मोटिवेशन वैसे भी काफ़ी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे टीचर आपको मोटिवेट करते रहते हैं। फर्स्ट जो चीज़ है वो तो है कंसिस्टेंसी। तो आपको कंसिस्टेंस रहना है, मतलब जैसे आप एक दिन 10 घंटे पढ़ रहे हैं, दूसरे दिन 2 घंटे पढ़ रहे हैं, तो आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। जैसे मेरा था, तो मैं डेली का चाहिए 8 घंटे ही पढ़ूँ, लेकिन वो 8 घंटे में पूरे साल उसको फॉलो किया कि मतलब 8 घंटे पढ़ने तो पूरे साल, मतलब तो कंसिस्टेंसी आपको बना के रखनी है, तभी नीट में सिलेक्शन हो पाएगा। और दूसरी चीज़ है पेशेंस। तो आपको पेशेंस रखना है, मतलब कोई भी चीज़ आपको नहीं आ रही, जैसे शुरुआत के अंदर मेरे को भी कई चीज़ें नहीं आती थी, लेकिन आपको पेशेंस बना के रखना है कि अभी ये नहीं आ रही, लेकिन टाइम मैनेजमेंट करो अपना, और उससे मतलब सीखो कि क्या गलती हो रही है, कहाँ पे क्या चीज़ गलत हो रही है, तो उसको करेक्ट करो, अपने टीचर से बात करो उसके लिए। तो आपको पेशेंस बना के रखना है धीरे धीरे, मतलब ऐसे नहीं कि आप तो यूट्यूब पे देख रहे हो कि यहाँ से कर लूँगा वहाँ से कर लूँगा, लेकिन एक चीज़ पे भरोसा रखो और टाइम दो उस चीज़ को थोड़ा सा। क्योंकि मेरे पास तो इतना टाइम भी नहीं था,
6 से 7 महीने ही बच रहे थे, तो मैंने तो ब्लाइंडली ट्रस्ट किया था मेरे मेंटर पे, मतलब टीचर्स वगैरह सभी पे, तो उसका ही रिजल्ट मिला है मेरे को। तीसरा है एनालिसिस। आपको अपना मतलब खुद का एनालिसिस करना आना चाहिए। जैसे आप टेस्ट पेपर देते हैं तो उसके बाद में ऐसा नहीं है आप उस टेस्ट पेपर को जाके रूम में रख दिया और उसको सॉल्व भी नहीं किया। टेस्ट देने के बाद में सबसे मेन चीज़ है कि आपको उसके अंदर जो डाउट आ रहे हैं उसको क्लियर करो। उसको या तो तभी क्लियर कर लो या फिर अगले दिन जैसे टीचर आए तो उनसे क्लियर कर रहा। तो सबसे मेन चीज़ है एनालिसिस करना खुद का, वरना अगर आप एनालिसिस नहीं करोगे तो वो गलती आप यहाँ भी करोगे और एग्ज़ाम में वही गलती होगी आपसे। तो मेन चीज़ है एनालिसिस करो खुद का। और चौथा है आप जितने डाउट पूछ सकते हैं, मतलब जैसे इकट्ठे नहीं करने आपको डाउट। जैसे डाउट आ रहे हैं आपको तो वो क्लियर करने हैं, आपको टीचर के पास जाना है, क्लियर करना है। आप जैसे मेरे तो कई बार रात में भी डाउट आ जाते थे तो मैं सर को जैसे वॉइस मैसेज कर दिया या फिर कॉल करके डाउट क्लियर कर लेने अपने, वरना लास्ट के अंदर वो इतना बर्डन हो जाता है आप पे कि आप नहीं कर पाते उस चीज़ को। और नीट के अंदर टाइम भी इतना नहीं मिल पाता क्योंकि 2 साल का कोर्स आपको 1 साल में रिवाइज भी करना उसको सारी चीज़, तो उसके लिए आपको डाउट तो एकदम क्लियर करके रखने हैं आपको अपने, तभी वो गलती आप एग्ज़ाम के अंदर नहीं करोगे। और दिमाग को आपको शांत रखना पड़ेगा। जैसे मेडिटेट कर सकते हैं इसके लिए आप, या फिर एक्सरसाइज वगैरह। जैसे मैं पर्सनली एक्सरसाइज प्रेफर करता था। और स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जैसे पर्सनली मैं क्रिकेट को ज़्यादा प्रेफर करता था, तो आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी के द्वारा भी अपना माइंड फ्रेश रख सकते हैं। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आपको सोशल मीडिया और फ़ोन से दूरी बना के रखनी है। मतलब ऐसे नहीं आप नीट भी क्लियर करना चाहते हो और सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहना चाहते हो, तो इसलिए आपको सोशल मीडिया और फ़ोन से दूरी बना के, जैसे मेरा पर्सनल था कि मैंने पूरे साल फ़ोन को बहुत मतलब कम ही यूटिलाइज़ किया। जैसे पूरे दिन का कई बार सर वगैरह मेरे क्रॉस चेक कर लेते थे कि पूरे दिन में कितना फ़ोन देखता है, तो मेरे 20 से 25 मिनट मतलब आता था कि पूरे दिन में। और वो भी उसके लिए कि कई बार कोई डाउट आ गया मेरे को तो उसके लिए मैं कर लेता था, वरना मेरा वो भी टाइम नहीं जाता। तो फ़ोन को तो कम से कम यूटिलाइज़ करो, वही सही। दिव्यांग, बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स का ये प्रॉब्लम रहता है सिली मिस्टेक, कि आते हुए भी चीज़ों को गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। और ऐसा हम सुनते हैं ऑलमोस्ट बच्चों के साथ होता है। तो इस सिली मिस्टेक को कैसे अवॉइड किया जा सके, क्योंकि हो सकता है शायद आपसे भी नीट एग्जाम के टाइम पे ये चीज़ हुई होगी, तो आपको क्या लगता है कैसे इस चीज़ को जो है कम से कम अवॉइड किया जा सके या कम से कम की जा सके सिली? देखिए मैम, जो नीट के एग्ज़ाम में सबसे जो मेन चीज़ है वो है प्रेशर हैंडल करना। मतलब सारा खेल भी वैसे प्रेशर का ही है। मतलब आप नीट के एग्ज़ाम के अंदर पेपर टफ नहीं आता, लेकिन उस प्रेशर को जो हैंडल कर लेता है वही सिलेक्शन लेके जाता है। तो आपको प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए, और वो प्रेशर हैंडल करना आप ऐसे नहीं सीख सकते। उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो सकते हैं उतने मॉक टेस्ट देने चाहिए, मतलब, और वो भी ऑफलाइन के अंदर देने चाहिए। क्योंकि अब बच्चे जैसे ऑनलाइन के अंदर देते हैं तो उसके अंदर वो आराम से रूम में बैठ के मॉक टेस्ट दे रहे हैं, और उसके अंदर भी बिना OMR फिल किए। और नीट के अंदर OMR फिल करना पड़ता है, तो उसके अंदर प्रेशर, एक तो वो OMR भी क्रिएट करती है। तो आपको प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए उसके लिए, और वो तभी होगा जब आप ऑफलाइन में ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे, ताकि आपको वो माहौल मिल सके कि आप 50 बच्चों के बीच में बैठ के पेपर दे रहे हैं। तो आप एक प्रेशर क्रिएट होता है वहाँ पे, और आपको OMR की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मतलब OMR भी प्रेशर क्रिएट करती है जैसे, और उसी की वजह से सिली मिस्टेक होती है कि अभी OMR के लिए कई बच्चे 30-30 मिनट लगा देते हैं, जबकि वो 10 से 12 मिनट होनी चाहिए। तो वो प्रैक्टिस भी आपको ऑफलाइन के अंदर ही आएगी। तो सिली मिस्टेक रिड्यूस तो तभी होगी जब ऑफलाइन के अंदर आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये मॉक टेस्ट वगैरह देंगे, OMR फिलिंग की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। दिव्यांग, अपनी नीट की प्रिपरेशन के लिए आपने कितने सोर्सेज को फॉलो किया या कम्प्लीटली सिर्फ एरीज पे ही रिलाय किया? जैसे बहुत सारे बच्चे अलग अलग बुक्स को, अलग अलग सोर्सेज को, ऑनलाइन चैनल्स को, इन सबको फॉलो करते हैं, तो आपका क्या था? आपने भी क्या मल्टीपल चीज़ों को फॉलो करते हुए किया है प्रिपरेशन, या कम्प्लीटली एक ही सोर्स पे रिलाई किया है? इस चीज़ के अंदर मेरा मोटिव साफ था कि एक ही चीज़ पढ़नी है, लेकिन उसको इस तरीके से पढ़नी है कि उसके अंदर कोई कमी ना रह जाए। तो इसके लिए मतलब मैंने ब्लाइंडली ट्रस्ट किया था। कोचिंग के मॉड्यूल्स जो होते हैं वो सफिशिएंट होते हैं। वैसे भी आपको एक्स्ट्रा कोई भी चीज़, अगर आप ज़्यादा मतलब बुक्स की तरफ जाएंगे तो आप एंड टाइम पे वो कवर नहीं कर पाएंगे, तो उसकी वजह से बर्डन ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन इतना पढ़ोगे आप उसको कवर भी कर पाओ। और सबसे मेन चीज़ अपनी नोटबुक मेंटेन करना, तो ताकि आप लास्ट के अंदर आसानी से वो सॉल्व कर सको उसको, और
आपके डाउट भी ज़्यादा ना आए और बर्डन कम रहेगा उससे आपका। तो मैं तो जितना क्लास में टीचर्स करवाते थे उतना ही मतलब उसी को ब्लाइंडली ट्रस्ट किया था, मतलब ना इधर उधर ऑनलाइन के इन और अदर चैनल के चक्कर में मतलब आपका डिस्ट्रैक्शन ही होता है, आप पढ़ तो सकते नहीं है और टाइम भी इतना कम है कि इसके अंदर आप 2 साल का कोर्स नहीं कर सकते। तो जितना टीचर क्लास में करवाते थे मैं सिर्फ उतना ही करता था, मतलब इधर उधर जैसे ऑनलाइन वगैरह इनके चक्कर में नहीं पढ़ता था, मतलब जो टीचर कराते हैं उसी को करता था, वही सफिशेंट होता है। एरीज के मतलब मॉड्यूल वगैरह ये सफिशेंट है, आप इन्हीं से नीट में अच्छी रैंक ला सकते हैं। यहाँ तक कि टेस्ट सीरीज़ वगैरह जो होती है वो भी मैंने पूरे साल यहीं की ज्वाइन की और इधर वगैरह मतलब जैसे मेरे कई दोस्त थे वो भी और कहीं के टेस्ट भी दे रहे हैं, यहाँ के दे रहे हैं, यहाँ के नहीं दे के भी और कहीं के दे रहे हैं, तो और ऑनलाइन दे रहे हैं। तो उसकी वजह से वो लोग ऑफलाइन का उनको वो माहौल नहीं मिला, उसकी वजह से सिलेक्शन भी उनका नहीं हो पाया। और टेस्ट हैं एरीज के सफिशेंट हैं, इनसे बाहर वैसे भी नहीं आएगा और इतने टेस्ट अगर आप दे लेंगे ऑफलाइन के अंदर तो आपको प्रेशर हैंडल करना भी आसानी से आ जाए। तो मैंने तो पूरे साल मतलब यहीं का स्टडी मटेरियल यही फॉलो किया, अदर सोर्सेज का और यूज़ में नहीं लिया, जो यहाँ पे था वही सफिशेंट था मेरे लिए। दिव्यांग, नीट की प्रिपरेशन के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो आपने कैसे अपने टाइम को मैनेज किया? क्योंकि आपके पास तो पहले ही बहुत ज़्यादा टाइम की शॉर्टेज थी, आप नवंबर एंड में आए हैं, जुलाई में एग्ज़ाम था और एज सच कोई बेस भी बहुत स्ट्रॉन्ग आपका नहीं था। इतने कम ड्यूरेशन में 2 साल के कोर्स को कंप्लीट करना, कैसे आपने मैनेज किया? देखिए मैम, जो सबसे ज़्यादा एडवांटेज था मेरे पास वो था जो एक कोचिंग है, इसी में सारी फैसिलिटी थी। जैसे मेरे को इसके लिए कहीं बाहर, जैसे मैं सब चीज़ें अंदर ही थी तो मेरे को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो उससे मेरा काफ़ी टाइम बचता था और उसको मैं स्टडी के लिए यूटिलाइज़ कर लेता था। फर्स्ट चीज़ तो ये थी। और मेरा रूटीन तो जैसे मॉर्निंग आवर्स में जैसे मैं 6 o'clock पे उठ जाता था और 6:45 तक जैसे दूध वगैरह पी के और मैं पढ़ने बैठ जाता था। तो उस टाइम पे मैं बायोलॉजी पढ़ना प्रेफर करता था क्योंकि मॉर्निंग टाइम पे माइंड शार्प रहता है, तो उस टाइम पर आप जो चीज़ याद करने की होती है उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो उस टाइम पे मैं बायोलॉजी पढ़ता था और रिवीजन भी करता था जो पीछे का था। डेली में बायोलॉजी में जो 45 मिनट 1 घंटा रिवीजन ज़रूर करता था और 9 बजे जैसे हमारी क्लासेस होती थी तब तक मैं पढ़ाई करता और उसके बाद में जैसे 9 बजे क्लास में चले गए तो फिर 1:30-2 बजे तक क्लासेस होती थी और उसके बाद में लंच टाइम हो जाता था। उस लंच करने के बाद में जैसे दोपहर के अंदर मेरे को नींद लेने की शुरू से ही आदत नहीं थी दोपहर के अंदर, तो उस टाइम को भी मैं स्टडी के लिए यूटिलाइज़ कर लेता था जैसे। और दोपहर के अंदर मैं केमिस्ट्री पढ़ना प्रेफर करता था क्योंकि उस टाइम पे आपको नींद आती है तो एक्टिव रहना चाहिए, दिमाग जो है वो एक्टिव रहना चाहिए अपना। तो 2:30 बजे से जैसे 5:30 बजे तक मैं केमिस्ट्री पढ़ता था। उसके बाद में शाम को स्नैक्स का चाय वगैरह का टाइम होता तब चाय पीते और उसके बाद में थोड़ा स्पोर्ट्स एक्टिविटी मतलब खेल लिया या फिर कुछ मतलब माइंड फ्रेश हो जाए जिससे। तो 6 o'clock पे मैं फिर से पढ़ने बैठ जाता था और उस टाइम पे मैं फ़िज़िक्स पढ़ता था क्योंकि फ़िज़िक्स मेरा वीक था और उसके लिए ज़्यादा टाइम चाहिए होता। तो मैं 6 बजे पढ़ने बैठता फ़िज़िक्स और 8:30 बजे डिनर टाइम तक मैं फ़िज़िक्स पढ़ता और 8:30 से 9 बजे डिनर करने के बाद 9 बजे जो डेली के जो डाउट आए हैं पूरे दिन के वो क्लियर कर लेता, या तो सर से क्लियर कर लेता या फिर जो फिज़िक्स मेरा वीक था तो उसी को देता। जैसे 9 बजे से 11:30 बजे तक भी मैं फ़िज़िक्स ही पढ़ता तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और 11:30 बजे मैं सो जाता था क्योंकि ज़्यादा नाइट में पढ़ना मैं प्रेफर नहीं करता क्योंकि पीनियल ग्लैंड की वर्क फंक्शन भी इससे ख़राब हो जाता है। दिव्यांग, अपनी सक्सेस का क्रेडिट आप किसे देना चाहेंगे? देखिए मैम, इसके पीछे कोई एक फैक्टर तो वर्क करता नहीं, इसमें मल्टीपल फैक्टर हैं। जैसे मेरी फैमिली, उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया, सपोर्ट किया काफ़ी, और दूसरा इंस्टीट्यूट, टीचर सभी ने सपोर्ट किया और मोटिवेट भी करते रहे टाइम पे, और तीसरा इन सभी को फॉलो करके जो जो सभी ने कहा मैंने भी अपना 100% हार्ड वर्क देने की कोशिश की, तो सभी के हेल्प से ये ड्रीम में अचीव कर पाया।